हेलो एवरीवन, मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। अपन शुरू करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? सबसे पहले आपको एनिमल और जो हस्बेंड्री शब्द दे रखा है उस शब्द के बारे में आपको जानना है। तो देखिएगा दोस्तों, जो एनिमल शब्द है वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? एनिमा शब्द से। किससे लिया गया है? एनिमा शब्द से लिया गया। ठीक है। दूसरा अपन बात करें हस्बेंड्री, तो ये अंग्रेजी भाषा के हस्बैंड शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? हस्बैंड शब्द से। ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि यहां एनिमा का क्या अर्थ होता है और हस्बैंड का क्या मीन निकलता है। ठीक है। एनिमल की बात करें, जो एनिमल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एनिमा शब्द से लिया गया है। एनिमा शब्द की अपन बात करें तो इसका अर्थ होता है पालतू पशु। क्या होता है? पालतू पशु। क्लियर? एनिमा का अर्थ तो क्या होता है? पालतू पशु। और हस्बैंड का अर्थ होता है प्रबंधन करने वाला। क्या होता है? प्रबंधन करने वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि घर का प्रबंधन भी किसको करना पड़ता है? हस्बैंड को ही करना पड़ता है। आज वहां से वो लाना है, कल वहां से वो लेके आना है। ठीक है। तो सारा जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। घर पे भी, तो यहाँ पे भी अपने यहाँ पे क्या आ रहा है? जो शब्द निकला कर आ रहा है हस्बैंड। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रबंधन करने वाला। ठीक है। तो पालतू पशुओं का प्रबंधन करना ही अपने एज ए अपन इजी वे में कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। चलिए जनरल इंट्रोडक्शन की इसकी अपन बात करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, अपन बात करें पशुपालन की डेफिनेशन की। पहले, कृषि विज्ञान की वह शाखा, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? अपने एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर आर्थिक लाभ कमाना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है या पशुपालन कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें पशुओं के आवास, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊंट के लिए अलग प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है और बकरी के लिए अलग प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है। अगर कोई गाभिन पशु है तो उसके लिए अलग आवास की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न पशुओं के लिए अलग अलग आवास की आवश्यकता होती है। दूसरी बात दे रखी है यहाँ पे आहार। आहार का मतलब होता है उनके लिए जो न्यूट्रिएंट की बात करें। ठीक है। तो आपकी बात करें, जैसे कोई ऊंट है तो ऊंट के लिए अलग आहार की आवश्यकता होती है, बकरी है उसके लिए अलग आहार की आवश्यकता होती है, कोई बीमार पशु है तो उसको अलग प्रकार का आहार दिया जाता है, कोई दुधारू पशु है तो उसको अलग प्रकार का आहार अपन देते हैं ना। जैसे कोई दुधारू पशु है तो उसको बाट वगैरह ज्यादा खिलाने लग जाते हैं ताकि अपन को दूध वगैरह ज्यादा प्राप्त हो सके। तो अलग अलग पशुओं को अलग अलग प्रकार का आहार दिया जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का भी पता होना आपको जरूरी है कि कौन से जो पशु है उसमें किस प्रकार की बीमारी होती है। जैसे ऊंट में सर्रा रोग होता है। ठीक है। जैसे अपने भेड़ बकरी की बात करें तो उनमें फड़किया रोग हो जाता है। तो उन विभिन्न रोगों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पशु जुगाली नहीं कर रहा है तो अपन को पता होना चाहिए कि पशु बीमार है। ठीक है। इन सभी स्वास्थ्य संबंधी तथा प्रजनन संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर आर्थिक लाभ कमाना एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो, प्रजनन संबंधी क्रियाएं आपको पता होना चाहिए कि कौन से पशु में कितने दिन का मध्यकाल होता है, मध्यचक्र कितने दिन का होता है और गर्भकाल कितने दिन का होता है। अब अपन ने जिद पकड़ ली, अपन को इन सभी चीजों का नॉलेज नहीं है और अपन ने कह दिया कि भैया बकरी तो 6 महीने में बच्चे दे रही है, अपना ऊंट भी 6 महीने में बच्चे देना चाहिए। नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो गर्भकाल अवधि होती है वो अलग अलग पशुओं की अलग अलग होती है। ठीक है। तो उसका अपन को नॉलेज होना जरूरी है। इसी का तो अपन वैज्ञानिक अध्ययन अगर कर लेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अगर अपन जान लेंगे तो डेफिनेटली है कि अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब मेरे को इन चीजों का पता ही नहीं है और मैं रट पकड़ लूं कि भैया ऊंट 6 महीने में क्यों बच्चा नहीं दे रहा, ये तो गलत बात है। तो जरूरी थोड़ी है ऊंट भी 6 महीने में बच्चा दे अगर भेड़ बकरी दे रही है तो। क्लियर? तो इन चीजों का पता होना अपन को जरूरी है। और अपन कहते हैं कि जानवर जानवर है, जितना मैं बकरी को खिला रहा हूं उतना ऊंट को खिलाऊंगा तो ऊंट तो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो सभी आहार का अपन को पता होना चाहिए। जैसे अपन क्या है, घर पे दूध देने वाला अगर कोई पशु नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, उसको
कम आहार या उसको पौष्टिक आहार बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। जैसे दुधारू कोई पशु है तो उसके लिए तो विभिन्न प्रकार के बांट वगैरह आ जाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स या दाने उसको खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए वो क्या दे रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है। तो प्रोडक्शन वाले पशु को अपन अलग प्रकार का आहार खिलाते हैं, जो उत्पादन देता है उसको अलग प्रकार का आहार खिलाया जाता है। कोई बीमार पशु हो जाता है तो उसको अलग प्रकार का आहार खिलाया जाता है। अगर इन सभी चीजों का अपन अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो अपन पशुओं से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस डेफिनेशन से अपन को यही चीजें बढ़िया अच्छी समझ में आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे चलते हैं अपन। हाँ देखो, पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 6000 ईसा पूर्व। 6000 वर्ष ईसा पूर्व किसकी शुरुआत हुई थी बेटा? पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और मनुष्य जब सबसे पहले पशु पालना शुरू किया था तो उसका जो पहला उद्देश्य था, उद्देश्य की बात करें तो उसका जो पहला उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? भोजन प्राप्ति या मांस प्राप्ति था। पहले उसको मतलब थोड़ी था भाई मैं आर्थिक दृष्टि से उसको पालूंगा, पहले तो ये था कि अपना पेट भर जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो पहले सबसे पहले पशुओं को किसके लिए पाला जाता था? मनुष्य द्वारा भोजन प्राप्ति या मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता था। लेकिन यहां पे एक चीज आपके लिए मैंने और लिखी है, मनुष्य द्वारा प्रथम पालतू जो जानवर था वो कौन सा था भैया? कुत्ता। कौन था? डॉगी। आजकल भी डॉगी खूब सारे पालते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा अपनी जंगलों में या वनों में स्वयं की रक्षा के लिए सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता। अब दूसरी बात देखो, अगर अपन अपने आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपना मंत्री जी कौन है, इस डिपार्टमेंट का मंत्री जी कौन है। मान लीजिएगा सरकार द्वारा यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो भैया अगर केंद्र की बात करें तो कौन है? अपने पुरुषोत्तम जी रूपाला जी है। कौन है? पुरुषोत्तम जी रूपाला जी है। क्लियर। अगर दूसरी बात कर ले अपन राजस्थान में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री जी की अगर अपन बात कर लें तो कौन है भैया? श्री लालचंद जी कटारिया जी। कौन है? श्री लालचंद जी कटारिया जी अपने राजस्थान के कृषि मंत्री और पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री कौन है? अपने श्री लालचंद जी कटारिया जी। और यहां पे अपन ने बता दिया केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के जो मंत्री हैं वो कौन है? पुरुषोत्तम जी रूपाला जी। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, ये अपन ने बता दिया राजस्थान के कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग के जो मंत्री है वो कौन है? श्री लालचंद जी कटारिया। कौन है भैया? श्री लालचंद जी कटारिया। अब आपको अगर भारत का कृषि मंत्री पूछ ले या केंद्रीय कृषि मंत्री की अपन बात करें, देखो राजस्थान का कृषि मंत्री तो अपने कौन है? लालचंद जी कटारिया जी है। अगर आपको पूछ ले कि भैया केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कौन है केंद्रीय कृषि मंत्री? कौन है भैया? बता सकते हो? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। देखो राजस्थान में तो सभी चीजों का एक ही है, लेकिन यहां पे पशुपालन और मत्स्य पालन का अगर अपन बात करें नेशनल लेवल की तो वहां पे दोनों अलग अलग है। वहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो नरेंद्र सिंह तोमर है, और अगर मत्स्य पालन और पशुपालन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम जी रूपाला जी। लेकिन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कृषि विभाग के और मतलब अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और अपन बात करें फिशरीज डिपार्टमेंट, तो तीनों के ही कौन है यहाँ पे? श्री लालचंद जी कटारिया जी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको इस चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो सर्वोपरि कंटेंट, सबसे अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। 45 के 45 क्वेश्चन आपके पशु परिचर में, या आप जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हो या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एनिमल हस्बेंड्री का एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे देखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो पशुओं से अपन को क्या क्या प्राप्त होती है। अपन को पशुओं से अपन बात करें तो ऊन आपको प्राप्त होती है, बिल्कुल आपको ऊन प्राप्त होती है। पशुओं से आपको दूध प्राप्त होता है, दूध के साथ साथ आपको पशुओं से मांस भी प्राप्त होता है, मांस के साथ साथ आपको चमड़ा, पशु मर जाता है तो उसका चमड़ा भी अपन जूते वगैरह बेल्ट बनाने में काम में आता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पशु चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ है गोबर वगैरह, उसका प्रयोग अपन किसके लिए कर लेते हैं बेटा? खेत में खाद के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाता है। दूसरी अपन बात करें विभिन्न कृषि कार्यों में आवश्यक,
तो अपन बैलों का या ऊंट का प्रयोग विभिन्न कृषि कार्यों में, खेत जोतने के लिए, बुआई करने के लिए या भार ढोने के लिए भी पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तो भैया पशु किस किस काम में आते हैं? देखो, ऊन उत्पादन में, दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, चमड़ा उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में और विभिन्न कृषि कार्यों में भी आवश्यक होते हैं। तो बता सकते हैं कि पशुओं से अपन को किस किस चीज में लाभ हो सकता है। देखो, भेड़ से अपन को अच्छी प्रकार की ऊन प्राप्त हो जाती है, गाय भैंस भेड़ बकरी से अपन को बढ़िया दूध प्राप्त हो जाता है, भेड़ बकरी भैंस वगैरह से अपन को अच्छा मांस प्राप्त हो जाता है, चमड़ा भी इनसे अच्छा प्राप्त हो जाता है और इनसे गोबर की खाद भी बढ़िया प्राप्त हो जाती है। विभिन्न कृषि कार्यों में भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे बैल का प्रयोग कर लेते हैं अपन, ठीक है, या ऊंट का भी प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन आज का आगे की तरफ। देखिएगा भैया, महत्वपूर्ण संस्थान अपन बात करते हैं कि भैया जो अपने एनिमल डिपार्टमेंट से या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका तो अपन को पता होना ही चाहिए कि अपन ने कह दिया कि भैया एनडीडीबी का है। अब अपन को यही नहीं पता कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, तो अपनी तैयारी में कमी होगी। कन्फर्म है? तो सबसे पहले अपन इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसका संशोधन वहां पे होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है बेटा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? अपना करनाल, हरियाणा में। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। चलो दूसरा अपन बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पे है? आनंद, गुजरात। और गुजरात में तो आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि जितने भी धनपति या उद्योगपति लोग रहते हैं वो अपने गुजरात में रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। फिर बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। कहां पे हुई थी? इज्जतनगर, बरेली। और बरेली कहां पे है? यूपी। इज्जतनगर कहां है? बरेली में। और बरेली कहां पे? यूपी में। और यूपी कहां है? अपने भारत में। क्लियर? तो अपन बता सकते हैं आराम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे है? आनंद, गुजरात में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना इज्जतनगर, बरेली, यूपी में। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, हां, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे भैया? वहीं इज्जतनगर, बरेली। और बरेली कहां पे? यूपी में। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। दूसरा, भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन कहां पे है भैया? ये भी अपना आनंद, गुजरात में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान, ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिकी संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पे है भैया? अपना करनाल, हरियाणा में। कहां पे है? करनाल, हरियाणा में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बता सकते हैं आराम से कब हुई थी? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च की रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है भैया? अपना हिसार, हरियाणा में। कहां पे है? हिसार, हरियाणा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? बता सकते हैं आराम से, CRI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, यूपी। दूसरा है IDC, इंडियन डेयरी डिपार्टमेंट, सॉरी इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये कहां पे है भैया? अपना आनंद, गुजरात में। दूसरा NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, करनाल, हरियाणा। CBRI, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा। क्लियर? चलो
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर। अविकानगर कहां पे है अपना? टोंक में। कहां पे है बेटा? टोंक में। और टोंक अपना कहां पे है? राजस्थान में। टोंक अपना कहां पे है? राजस्थान में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी? 1962 को। कब हुई थी डियर? 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। दूसरी अपन बात करते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसकी बात करें तो सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना कहां पे? मखदूम। और मखदूम कहां पे है? मथुरा में। और मथुरा कहां पे है भैया? यूपी में। मथुरा कहां पे अपना? यूपी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में। कब हुई थी डियर? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। ठीक है, यहां पे ऐसे ना कि आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, यहां संस्थान की जगह आएगा केंद्र। क्या आएगा? केंद्र आएगा डियर। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? केंद्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, क्योंकि सेंटर का मतलब क्या हो गया? केंद्र। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करें, एनआरसीसी की बात करें, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल की बात करें, तो ये अपना कहां पे है? जोहाड़बीड़, बीकानेर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, गो पशु परियोजना निदेशालय, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन केटल रिसर्च। ठीक है, गो पशु परियोजना निदेशालय, क्योंकि क्या बोला जाता है इसको? अपन बात कर लें तो गाय को अपन क्या बोल सकते हैं? केटल बोला जा सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन केटल रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन केटल रिसर्च। ये कहां पे भैया? अपना मेरठ में। कहां पे है? मेरठ में। तो बता सकते हैं सारे के सारे आराम से। इंस्टीट्यूट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, अच्छी तरीके से इनको आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छी तरीके से मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बता दिया। और आपका जो पशु परिचर का सिलेबस आने वाला पूर्णतः हिंदी में आने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आपके सामने सबकी फुल फॉर्म वगैरह और कहां पे है और कब इनकी स्थापना हुई थी, सारी चीज आपके सामने लिखी हुई है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। हाँ भाई, कुक्कुट परियोजना निदेशालय, कुक्कुट परियोजना निदेशालय, कुक्कुट परियोजना निदेशालय की बात करें तो भैया कहां पे? अपने हैदराबाद में। कहां पे है? कुक्कुट परियोजना निदेशालय की बात करें तो अपने कहां पे है? हैदराबाद में। कहां पे दोस्तों? हैदराबाद में। दूसरी में बात करूं, खुरपका मुंहपका परियोजना निदेशालय, डायरेक्टरेट प्रोजेक्टेड ऑफ FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। ये पशुओं में होता है, पैरों में और मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो अनुसंधान निदेशालय है वो अपने कहां पे है भैया? नैनीताल। और नैनीताल कहां पे है? उत्तराखंड में। कहां पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। यहां पे बढ़िया घूमने की शानदार जगह है। बढ़िया, नैनीताल अच्छी जगह है ना घूमने के लिए, सबसे अच्छी जगह है नैनीताल, मसूरी, उत्तराखंड। ठीक है, अपन बात करते हैं तो FMD परियोजना जो निदेशालय है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की बात करें आप FMD की, तो अपना कहां पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। बता सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे अपन बात करते हैं पशु विज्ञान एवं पशु पोषण परियोजना निदेशालय, पशु विज्ञान एनिमल साइंस एंड एनिमल न्यूट्रिएंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की बात करें तो ये कहां पे है भैया? अपना बेंगलोर में। कहां पे है? बेंगलोर में। ठीक है, एनिमल साइंस एंड एनिमल न्यूट्रिशन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो अपना कहां पे है बेटा? बेंगलोर में है। कहां पे है? बेंगलोर में। ओके, दूसरी पर बात करें केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म, केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म, सेंट्रल केटल अगर रिप्रोडक्शन फार्म की बात करें तो ये कहां पे है भैया? अपना करनाल। कहां पे है? करनाल। और करनाल अपना कहां पे है? हरियाणा में। कहां पे है दोस्तों? करनाल कहां पे? अपना
हरियाणा में, तो बता सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं है। चलो आज के लिए अपन ये बता चुके हैं, सारे इंस्टीट्यूट आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंस आपको बता चुके हैं कि पशुओं का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और पशुओं की जो पशुपालन की जो डेफिनेशन है उसको आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है, और कब इसकी शुरुआत हुई थी यह आपको बता दिया गया था, और सबसे पहले इसको किसके लिए पाला गया था यह आपको बता दिया गया है। और जो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके बारे में आपको बता दिया गया है। और राजस्थान के जो कृषि विभाग के और मत्स्य विभाग के और अपन बात करें पशुपालन विभाग के जो मंत्री थे लालचंद कटारिया जी, उनके बारे में आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तो लगातार आप बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। ठीक है, आपकी तैयारी को उस मंजिल तक पहुंचाने का कार्य मिशन ज्ञान कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर जो क्लासेस दी जा रही है उसके साथ आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।